course from Delhi University at New Delhi, at New Delhi, and from Indian Society of International Law, New Delhi, in competition law and international laws respectively. He has a very vast experience. He started practice in 1991 as advocate. He has experience of practice from District Court to Supreme Court of India, including Punjab and Haryana Court, Delhi High Court, different commissions and tribunals, etc. He has experience in different fields of laws like constitution, service, civil and criminal laws, corporate, labor law, arbitration, mediation and conciliation, etc. at the level of Supreme Court. He is in regular practice since 2003 in Supreme Court. Since some of his remarkable achievements are, he played a crucial role in getting notified addressing code for the courts and judges in India. He played active role for the facilities for litigants in Supreme Court premises, and he argued and succeeded in removing accounts paper for AOR exams in Supreme Court. Besides this, he participated in various national and international seminars as speaker and visited many countries for gaining knowledge of different legal systems, including International Court of Arbitration, International Court of Justice, International Criminal Court, International Arbitration Center, Singapore, and apex courts of other countries. He has been youngest unanimously elected Sarpanch of village, and not a single litigation went to police or court. Recently, he was member of expert committee for salaries and allowances for MLAs in Delhi. He is also a member in many other organizations concerned with national and international laws. With these words, I invite Shri Malik, and his talk will cover all the aspects of human values, and I hope this talk will be useful for all. देखिए, may I speak in English as well as Hindi mixture? No problem. Yes. आपकी हिंदी तो हमसे अच्छी है। जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें हिंदी भी जिनको समझ में नहीं आती वो लोग भी हिंदी समझते हैं, ऐसा हमने देखा है अपने तजुर्बे से काफी जगह पे। साथियों, मैं वकील बाई चॉइस बना, बाई एक्सीडेंट नहीं। 8वीं 9वीं के क्लास में कोई इब्राहिम लिंकन का एक चैप्टर होता था। इब्राहिम लिंकन के उस चैप्टर में ये लिखा था कि वो ड्रेस में थे, कहीं सॉलिसिटर, कहीं एडवोकेट, और किसी नाली में कोई सुअर फंसा हुआ था, और उस सुअर को निकालने पे उसको दया करने की बात इब्राहिम लिंकन ने कहा कि ये तो निकल नहीं पा रहा, इसको निकालना चाहिए। बाकी लोगों ने कहा, उनके साथियों ने, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट सुअर को बचाएगा क्या, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो उसने उसकी बिना परवाह करते हुए बिना साथियों की मदद के उस सुअर को बाहर निकालने में मदद की। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर बिकमिंग ए एडवोकेट इन माई लाइफ। ये ऐसा हुआ। फादर चाहते थे मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट बनूं, वो पूसा इंस्टीट्यूट में मेरे फादर थे। और जब एडवोकेट स्टूडेंट लाइफ से ही ये था, सच के साथ सच क्या, सराउंडिंग क्या, सारे एग्जिस्टेंस को जानने की तमन्ना जो हर व्यक्ति के साथ होती है। हर बच्चा बचपन से ही जब उसकी आंखें खुलती है, ही वांट टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग्स, ऑल थिंग्स, ही वांट आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। जब स्कूल शिक्षा ग्रहण की, स्कूल और कॉलेज से होते हुए यात्रा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी ये लगा कि जो पर्सन थे जिंदगी के, जिनसे जूझते रहे, उनका पर्सन ना तो शिक्षा में था ना प्रोफेशन में था। जस्टिस की डेफिनेशन चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की। दुनिया भर के जूरिस्ट इस बात तक पहुंचे, जस्टिस इज नॉट टू बी डन, मस्ट बी सीन टू बी डन। ये होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। इससे अपनी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा देखा, बहुत बार जिंदगी में भी ऐसा देखा
कि चीजें हो रही हैं, दिखाई भी दे रही हैं, मगर लोगों को अनुभव नहीं हुआ, उनके अंदर से आवाज निकलती, न्याय नहीं हुआ। तो एक डेफिनेशन, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चलते चलते रिलायंस ब्रदर्स के बीच में एक मुकदमा था, मैंने आज सोचा था रेफरेंस किसी का नहीं दूंगा, कई और मुकदमों में भी ये देखा कि एक तरफ दो लिटिगेंट्स हैं और तीसरी तरफ स्टेट है। स्टेट सिर्फ इसलिए है कि उसको सुरक्षा करनी है पूरे देश के हित की, पूरे लोगों के हितों की, मगर होता क्या है, स्टेट चुप होता है और दोनों पार्टियां दो बिल्लियों की तरह से किसी चीज को जो सिर्फ सबका हक होता है, पूरी मानवता का, उसको दो लिटिगेशन करके कम ज्यादा करके बेनिफिट उठा लेते हैं। तो महसूस हुआ कि दिखाई भी दिया, एक आदमी ने मुकदमा फाइल किया, दूसरे आदमी ने उसका जवाब दिया, मगर न्याय तो घटित नहीं हुआ। तो न्याय आखिर क्या है? तो उस दिन एक डेफिनेशन निकली कि जस्टिस इज नॉट समथिंग टू बी डन एंड टू बी सीन, इट इज समथिंग नॉन टेंजिबल टू बी फेल्ट बाय पीपल एट लार्ज। तो इस डेफिनेशन के भी चलते चलते मैं खुद भी इससे सेटिस्फाई नहीं था, कुछ लगा कि नहीं अभी बात बनी नहीं। तो उसी दौर में था, किसी एक साथी ने कहा कि चलिए एक प्रोग्राम में चलते हैं, और दिल्ली में इसी तरह होता है जैसे पशु बाड़े में बंधा हुआ होता है, जब उसको खोलते हैं तो छलांग मार के बाहर निकलता है। दिल्ली और बड़े शहरों के लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जैसे बच्चा खेलना चाहता है, उसको कन्फाइन किया जाए तो ही वांट टू गो, जब उसको मुक्ति मिलती है तो मैं भी, वकीलों के साथ भी ऐसा होता है, जब पूरा लोगों के मुकदमों के स्ट्रेस में होते, कई बार बाहर जाने का मन होता है, मैं बाहर गया और जब उस जगह पे पहुंचा तो मैंने उस साथी से पूछा, आफ्टर ऑल आप ले जा कहाँ रहे हो? मैंने उसको टूरिज्म सोचा था, मगर एक प्रोग्राम था वहाँ पे, कोई शिविर था 7 डेज का गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ, जिसमें एजुकेशन ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे, वहाँ की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और कुछ और अन्य वाइस चांसलर भी थे। और मन में आया कि कोई शिविर और सेमिनार कर रहा है तो कोई ओल्ड एज होगा, कोई पीले लाल कपड़े वाला भी हो सकता है, इस तरह की कुछ बातें आई। जब जाके वहाँ देखा और जो कंटेंट वहाँ चल रहा था, चालू हुआ था, मैं 5-7 मिनट हम लेट थे, तो उसको बैठने के बाद 7 दिन कैसे गुजर गए, तब महसूस हुआ कि जो मैं जिंदगी में जिस प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा था वो इस सेमिनार और शिविर में था, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिला नहीं, किसी अदालत में उसका कोई डिस्कस होता नहीं। तो आज का जो टॉपिक है एथिक्स इन टीचिंग, टीचर किस एथिक्स को फॉलो करें, किस रूल को फॉलो करें, किस व्यवहार को दर्शाएं कि टीचिंग हो पाए। पहले तो अभी मसला यही उलझा हुआ है, टीचिंग क्या, टीचिंग क्यों, टीचिंग क्या, टीचिंग क्यों। इससे पहले एक अहम मुद्दा है, देयर इज ए बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, जीना क्यों और जीना कैसे। इफ टीचर हैज द आंसर टू दिस टू क्वेश्चंस, these two questions, he can be teacher, not otherwise। और टीचर पूरी दुनिया के अंदर अभी तक मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, स्वयं को भी देख और समझ रहा हूं कि इसके आसपास मामला नहीं बन रहा है। 2 व्यवस्थाएं अभी तक, जिन परंपराओं से हम आगे बढ़े हैं, उन सब लोगों का योगदान, भागीदारी रही है, शिक्षा के जरिए भी, उपदेशों के जरिए भी। पहली परंपरा चली कि सुख, क्योंकि मानव मूलतः सुख और समृद्धि की कामना करता है, हर मानव। आप लोग इसको बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने अंदर झांक के सोच सकते हैं, ये आंसर आपके पास ही मिलेगा। हर मानव सुख और समृद्धि चाहता है। आप में से कोई अगर नहीं चाहता तो बोल सकता है, क्योंकि ह्यूमन की ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं हुई, ह्यूमन को उपदेशों के सहारे उसके कंडक्ट को, उसको डिसिप्लिन में ढालने की कोशिश सारी शिक्षा ने की। हम भी उसी की प्रोडक्ट हैं, हम भी उसी दौर से गुजरे हुए व्यक्ति हैं। अभी तक शिक्षा जगत को यह समझ में आया कि टीचिंग करने से, हमने भी स्कूल में पढ़ा, सदा सच बोलो, बोल नहीं पाए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसक नहीं हो पाए। तो कमी कहां रही? बात में भी दम है, अंदर से चाहते भी हैं, हो क्यों नहीं पाया? जिस चीज को हम
चाहते हैं नेचुरली एक्सेप्टेंस जिसकी है पूरी दुनिया के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, छोटे से लेके बड़े तक, एजुकेटेड डिग्री होल्डर से लेके अनपढ़ तक, अमीर से लेके गरीब तक, जो चीजें नेचुरल एक्सेप्टेड हैं, जिनके प्रति नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो मूलतः स्वभाव है ह्यूमन का। अभी तक शिक्षा की ये समझ में आया, समझदारी अपनी अपनी। इस इल्यूजन से अब आदमी आगे बढ़ रहा है, शिक्षा का इस इल्यूजन से आगे का दौर है, जिसमें छोटी सी भागीदारी मैं भी करता हूं कहीं कहीं। अब मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं जो कई स्टेट्स की एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करते हैं। दिल्ली सरकार के तो डिप्टी सीएम से लेके सारे वाइस चांसलर जो भी हैं सरकार के अंडर में आते हैं, सेक्रेटरी से लेके सारे उसमें डिपार्टमेंट में हायरार्की में जितने लोग हैं, एजुकेशन में सारे ऑफिसर, सारे डाइट के प्रिंसिपल, सब लोगों का ये 7 दिन की वर्कशॉप हुई है। मैंने देखा है उस प्रोग्राम के अंदर कुछ टीचर वर्चुअली ओपनली रोते हैं, जो महसूस होता है कि टीचर क्या और टीचिंग क्यों। ये टीचर क्या, टीचिंग क्यों, उसका आंसर होता नहीं और हम उस काम में हैं। वकालत क्या, वकील क्यों, इसका आंसर हमारे पास, हम भी जूझ रहे थे इन प्रश्नों को पाने के लिए, क्योंकि जब तक प्रश्न का जवाब नहीं होता हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होते, और जब तक हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होते हम असल में शिक्षित नहीं होते, साक्षर होते हैं। टीचर का क्लास के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ पेश आना, खाली उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना पर्याप्त नहीं है। टीचर क्या क्लास में बोलता है और हर बच्चा पूरी एनर्जी के साथ उसको पूरी तरह से सुनता है, समझना चाहता है। एक फंडामेंटल सूत्र है जो ये रिसर्च बेस्ड है सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं, इसको आप सारे के सारे इंडिविजुअल लेवल पे जान सकते हैं। इससे सहमत ना हो तो बाद में 10 मिनट में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और फ्यूचर में भी कभी आपको लगे ये सूत्र गलत है और इस आधार पर गलत है, कृपा करके सूचित जरूर करें। हर व्यक्ति समझना चाहता है, एक सूत्र है ये, क्योंकि आप लोग टीचिंग उसमें है, मैक्सिमम लोग, ये बात बार बार ध्यान रहे, हर व्यक्ति समझना चाहता है और हर वो व्यक्ति जिसको कुछ समझ में आता है समझाना चाहता है। तो जब ये सूत्र में दम है, ये सूत्र सही है, तो वो सारे ख्यालात टीचर के खत्म हो जाते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझना नहीं चाहते। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हम कितना मर्जी समझा ले वो समझ नहीं पाएंगे, और एक बीच की बहुत बड़ी दीवार इससे ढह जाती है और टीचर टीचिंग के नजदीक पहुंचता है। एक और सूत्र मैं शेयर करूं आपके साथ। आदमी मूलतः गलती करना नहीं चाहता, वो अपने सुख समृद्धि जो कि हर आदमी की इच्छा है उसकी वजह से कुछ ऐसे काम करता है जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि उसको उतनी समझ उस वक्त नहीं होती, इसलिए वो ऐसा करता है। इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, नॉट ओनली टीचर एंड स्टूडेंट, हमारी अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत सारी दीवारें ढह जाती हैं इस असली प्रिंसिपल को जब हम जांचते हैं। क्योंकि पहली परंपरा चली कि सुख का सारा कारण, आदमी का सारा सुख है, उसकी मोक्ष की चाहत है, वो दरअसल आदमी जानना चाहता था अपने आप को, आसपास के लोगों को, वातावरण को, पक्षियों को, पेड़ों को, पूरे ब्रह्मांड को। और ब्रह्मांड को जब जान नहीं पाता तो रहस्यवाद ने जन्म लिया, क्योंकि जब हम बात को नहीं बता पाते, हम बच्चों को बोलते हैं भूत है भूत। बच्चों को हम कोई काम कराना चाहते हैं, छोटे बच्चों को हम बहुत बार उसको डराना चाहते हैं, कोई असली प्रश्न नहीं होता, कोई असली उत्तर नहीं होता, और इल्यूजन पैदा करते हैं। आदमी अगर ये कहे कि मुझे इस बात की समझ नहीं है, टीचर क्लियर भी ये कहे मुझे इस बात की समझ नहीं है, तो बच्चे एप्रिशिएट करते हैं। जब हम टीचर होने के नाते या घर में बड़े होने के नाते कोई चीज बोलते हैं
और जिस चीज का हमें मालूम नहीं होता वो भूत की तरह से हम उस पर्सन से उत्तर का अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो दोनों तरफ कन्फ्लिक्ट होता है, हार्मोनी नहीं होती, वहां पे संबंध विच्छेद होते हैं। और वहां पे जो एक बड़ों के प्रति श्रद्धा होती है, अपने से ज्यादा जानने वाले के प्रति जो कुछ बताता है उसके प्रति कर्तव्यता होती है, वो गायब होती है, जो पूरे शिक्षा जगत में देखने को मिलती है। हमारे घरों में भी ये देखने को मिलता है। तो फिर प्रश्न आता है कि आदमी, जो लोग गलती करना नहीं चाहता, फिर गलती करते क्यों है? ये सारी की सारी आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने क्लासरूम से, इसलिए मैं इन सारी बातों का डिस्कस कर रहा हूं। चार इवोल्यूशन की 4 अवस्थाओं में जो हमें स्पष्ट देखने को समझने को मिलता है, सबसे पहले पदार्थ अवस्था, जिसमें मिट्टी पत्थर सारा कुछ आ जाते हैं, जितने एटम मॉलिक्यूल हैं। पदार्थ अवस्था से इवोल्यूशन होके प्लांट अवस्था का जन्म हुआ, जो पेड़ पौधे जो बहुत, उसके बाद जीव अवस्था, एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के बाद इवोल्यूशन की स्टेज में आदमी का पदार्पण हुआ। सबसे बड़ा इल्यूजन ये रहा कि कोई तो कारण होगा पैदा करने का, और जब कारण होता है कोई पैदा करने का, तो कोई कर्ता होगा, कोई डूअर होगा, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला। यहां से एक भ्रम का इल्यूजन, एक रहस्यवाद की फिलोसफीज और दुनिया भर की फिलोसफी सामने आई, और उस फिलोसफीज के अंदर कुछ लोगों ने ये दावा किया कि मैंने वो सब कुछ देख लिया, मैंने वो सब कुछ समझ लिया। तो पूरी मानव जाति के अंदर एक बात सामने आई कि कोई खास ज्ञानी कोई हो सकता है, बाकी सब ऐसे ही होते हैं। इससे बड़ा भारी भेद हो गया मानवता के अंदर। इससे सुपीरियरिटी और दोयम दर्जे का एक मानवता के अंदर परंपरा बनी। उस परंपरा से काम नहीं चला, तो साइंस जब सामने आई, भौतिकवाद ने जन्म लिया कि सारा सुख और शांत, सुख समृद्धि सामान में है। जिसके पास जितना सामान, वो उतना सुखी आदमी। जिसने जितनी डिग्री हासिल की, वो उतना सुखी और समृद्ध आदमी, उतना बड़ा आदमी। आप सारे महसूस कर सकते हैं कि ऐसा घटित हुआ। पूरी धरती का सारा सामान, सारी प्रॉपर्टी एक आदमी को भी कर दें, सुख नाम की चीज को वो छू नहीं सकता। ये नियम है, आप इसको जान सकते हैं अपनी डेली जिंदगी के अंदर। तो 3 अवस्थाएं जो हैं, तीनों अवस्थाओं में कहीं पर भी एनिमल किंगडम का और प्लांट किंगडम का कोई संघर्ष, कोई स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता। या पेड़ कहें कि ऑक्सीजन देनी है, किसी खास को दूंगा, किसी खास को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। एनिमल किंगडम में किसी का भी बिहेवियर स्पष्ट हमें नजर आता है, हम समझ सकते हैं। शेर का बिहेवियर हम समझ सकते हैं। ग्लोब के किसी भी हिस्से पे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी से किसी भी देश में छुपा के वो बच्चों को जन्म देगा, वो बच्चे घास नहीं खाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, बहुत एक्सपेरिमेंट और कोशिश करके देखी। कुछ लोगों ने किसी चीज को गलत खिला के देखा, तो उससे वो डिजीज या मरने का काम हुआ। तो 3 इवोल्यूशन की 3 अवस्थाओं में डेफिनेट बिहेवियर है, निश्चित आचरण है। चौथी स्टेज है, सिर्फ इवोल्यूशन की अकेली स्टेज आदमी है, मानव जो सबको जानना चाहता है। इसीलिए हम इकट्ठे होकर भी चर्चा करते हैं, क्या किया जाए। सबको जानने की कोशिश होती है। शेर, हाथी या किसी और जीव जगत में ये कभी मीटिंग नहीं होती, चलो अफ्रीका के शेरों का हाल पूछने चलते हैं, क्या सिचुएशन है। ये आदमी ही के ये इवोल्यूशन, ये रियलिटी पे आधारित ये सारी बातें मैं आपको बोल रहा हूं। तो क्या हम निश्चित आचरण चाहते हैं? जब हम टीचर होने के नाते हमें लगता है ये बच्चे का आचरण सही नहीं है, ये बच्चा सुनता नहीं है, विश सही नहीं करता, इसका हाव भाव टीचर के सामने अच्छा नहीं है चलने का, वो बातें
टीचर पे भी लागू होती हैं। हमें घर में भी वो बच्चे अच्छे लगते हैं, क्लास में भी वो बच्चे अच्छे लगते हैं, स्टाफ का भी वो मेंबर अच्छा लगता है जो अपने नेचुरल बिहेवियर के साथ होता है। नेचुरल बिहेवियर है क्या आदमी का, इंसान का? हम चोरी करते हुए भी अंदर खाने कहीं कंफ्लिक्ट में होते हैं और अच्छा हमें यही लगता है कि चोरी ना की जाए। हम झूठ बोलते वक्त भी, किसी लालचवश बोलते वक्त भी हम कस में होते हैं, कंफ्लिक्ट में होते हैं, और अगर सच कोई बोले तो हम उसके साथ होते हैं, वो अच्छा लगता है। तो ये अच्छा क्यों लगता है? ये एक आदमी को अच्छा लगता है, पूरी दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। जब इस पे अध्ययन हुआ, इस पे रिसर्च हुई, तो ये पूरी दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। तो इससे ये बात निकल के आई कि डेफिनेट बिहेवियर और चीजों का है, आम का है, नीम का है, शेर का है, लोहे का है। लोहे का निश्चित आचरण के कमाल देखिए कि लोहे के सरिये और सीमेंट में वो दम है इकट्ठे होके कि हम इस छत के नीचे बिना डर के आराम से बैठे हैं, हमें चिंता नहीं सता रही, ये गिर जाएगा तुरंत। क्या ऐसा निश्चित आचरण आदमी का हो सकता है क्या? क्या इसकी अपेक्षा है क्या? आज हमें सबसे ज्यादा डर सताता है, अपने बच्चों पे हम बहुत खर्च करते हैं पैसा, उसके बावजूद हमें जब वो यंग और जवान होते हैं बहुत डर सताता है पेरेंट्स को, अच्छे एजुकेटेड होने के बाद भी। लोग का विद्यार्थी होने के नाते ये मेरे सामने आती है बात, आज देश में सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट अगर है पारिवारिक उसको लेके, वो एजुकेटेड लोगों में है, जिनको हम एजुकेटेड कहते हैं, जो ज्यादा डिग्री लिए हुए हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं। मद्रास एंड बेंगलोर आर द डाइवोर्स कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अध्ययन हुआ तो कौन बच्चे हैं ये लोग, कैसे हुआ ये? वो सब वो लोग हैं IITN, IIM अहमदाबाद, अच्छे लॉ स्कूल के बच्चे, वो अच्छे पैसे लेते हैं और उनकी अर्धांगिनियां, पत्नियां भी पैसे अच्छे लेती हैं। अच्छे पैसे कमा लिए, अच्छी डिग्रियां ले ली, जीना तो नहीं हुआ, तो फिर कौन सी शिक्षा मिली है? क्या कहें पेरेंट्स? पेरेंट्स क्या चाहते हैं? बच्चे अच्छे व्यवहार के साथ जिए या बच्चे डिग्रियां और पैसे लेके एक दूसरे से लड़े? तो इस तरह की शिक्षा अपने कंटेंट के जरिए किसी भी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं, अगर उनमें ये दुरुस्ती, ये इस बात का प्रमाण नहीं दे पाते हम, और प्रमाण बच्चों से नहीं लेना है, टीचर अपने आप को जीने के साथ प्रमाणित करता है तो उसके सब्जेक्ट में उसके बच्चों की रुचि होती है। ये अध्ययन में पाया गया, जो टीचर पढ़ाने की स्किल के साथ भी होते हैं और उनका आचरण मौलिक नहीं होता, तो स्टूडेंट के पास जो जाती हैं चीजें वो रास्ते में रुक जाती हैं। घर में पिताजी दारू पी के आते हैं और पूरे परिवार को उसके नुकसान बताते हैं, बोलते पीना नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाते हैं, उस लॉ के आधार पे मैं पढ़ाने वाला आदमी जी नहीं पा रहा हूं, तो कंटेंट जाता नहीं स्टूडेंट के पास, किसी भी सूरत में नहीं जाता। ये रिसर्च बताती है, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं इस बात का, अपनी क्लास में ऐसा कर सकते हैं। एक स्कूल में एक संबोधन, अब तो पूरे दुनिया के टीचर और क्लासरूम इस चीज पे चल रहे हैं कि कम से कम बच्चे हों क्लास में, तभी टीचर ध्यान दे पाएगा, 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाएगा। और सारे पेरेंट्स अच्छे पैसे वाले, बिना पैसे वाले भी अपना कुछ बेच बाच के बच्चों को उन स्कूलों में, उन कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं जहां बच्चे कम, फैकल्टी ज्यादा हैं। रिजल्ट जो चाहते थे, रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो क्या आपके ही पड़ोस में एक स्कूल ने ये साबित कर दिया कि वो क्लास क्या है जिसमें कम से कम 100 बच्चे ना हो। जिसको समझ में आता है वो समझा सकता है, और जिसको समझ में नहीं आता वो समझना चाहता है। जब इस सूत्र पे एक स्कूल ने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है मुनी इंटरनेशनल स्कूल, आपके बिल्कुल पास में है, कभी किसी का मौका लगे तो जरूर विजिट करना, हमारे साथी हैं, बड़े खुश होते हैं स्कूल विजिट करा के।
स्कूल में विजिट टीचर नहीं कराते, प्रिंसिपल नहीं कराते, बच्चे खुद विजिट कराते हैं। आप पूछिए जो पूछना अंदर जाके, और क्लासरूम देखिए, वहां टीचर बैक साइड में बैठते हैं फैसिलिटेटर के तौर पे, प्रीचर के तौर पे नहीं, व्याख्यान देने के तौर पे नहीं। जब टीचर फैसिलिटेट करते हैं और उनमें से कुछ बच्चे समझ जाते हैं जल्दी, ये हो सकता है किसी की पात्रता, किसी का ध्यान, कोई घर की परिस्थितियों की वजह से उसका ध्यान इधर उधर कहीं है, पर हम पोटेंशियल पे शक नहीं कर सकते बच्चों के कि पोटेंशियल नहीं है। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, बहुत एंडलेस एनर्जी के साथ है हर व्यक्ति, हर बच्चा इस धरती पे। नालायक करके, IQ करके, फलाना करके हमने बहुत पीड़ित किया बच्चों को, और अभी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरे शिक्षाविद लगे हुए हैं। वहां वो बच्चे जो समझ जाते हैं हाथ खड़ा करते हैं कि समझ में आ गया। यहां लिखते हैं और आंसर शीट में जिसने ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे दिए हम उसको फर्स्ट ग्रेड दे देते हैं, 100 में से 100 नंबर आ गए। और क्लास में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाता है, एक फर्स्ट आएगा, बाकी सेकंड थर्ड आ सकता है, कोई फेल हो सकता है। घर में भी वही व्यवहार चल रहा है, एक बच्चा फर्स्ट आया, दूसरा बच्चा फेल हो गया, वो अपना पेपर छुपाता है, पेपर फाड़ता है, पेरेंट्स पिटाई करते हैं, हिंसा का दौर घर में चालू। लाइफ इज नॉट कंपटीशन, लाइफ इज कॉम्पिटेंस। यहां हर व्यक्ति को उतने अधिकार से जीने की, और हर व्यक्ति उतनी भागीदारी जीवन में और दुनिया में करता है, उतनी पोटेंशियल उसके पास है करने के लिए। उनको हम नंबरों के साथ जो विभाजित करके उस दृष्टि से देख रहे हैं। यूनिवर्स में, एग्जिस्टेंस में कोई कंपटीशन नहीं है फ्रेंड्स, चारों तरफ देखिए। धरती सूरज का कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं बड़ा हूं तो छोटी है और आज मैं देखता हूं निकलूंगा, नहीं। ये अपने आप में व्यवस्था है, और हमने शिक्षा के जरिए ये सोचा कि हम व्यवस्था बनाएंगे, हम व्यवस्था बदलेंगे। ये मूलतः गलती हुई। अब समझ में आता है व्यवस्था है, व्यवस्था को पहचानना है, व्यवस्था को समझना है, और समझ के आधार पे जीना है, व्यवस्था को समझ के। कितने नंबर किस बच्चे ने लिए, मैथमेटिक्स में 100 नंबर आ गए। उस स्कूल में बच्चे जिसको समझ में आता है उसका जब माना जाता है समझा हुआ, जब वो दूसरे को समझाता है। और इस तरह से जिसको समझ में जल्दी आया वो समझाने पे जुट जाता है। और बच्चे बच्चों से जितना इजी तरीके से समझते हैं, टीचर से कभी समझ ही नहीं पाते। टीचर में भाव रहता है मैं बड़ा, और बच्चे में भाव रहता है मैं नालायक। जब तक ये भाव गायब नहीं होगा, पूरी नेचर के अंदर सिर्फ क्या है, भागीदारी है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। कहीं पे कंपटीशन नहीं, कहीं पे गुरुडम नहीं है, कहीं पे गुरु और चेले का सिस्टम नहीं है एग्जिस्टेंस के अंदर। इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमारे को, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोग सोच सकते हैं इस पे। सिर्फ ये है जिसको समझ में आता है वो समझाना चाहता है। माँ क्या करती है, माँ अपने ममताओं में खुद छोड़ के भी बच्चे को खिलाती है। कोई किसी टीचर ने पढ़ाया क्या? पिता दिन रात अथक प्रयास करके भी सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा सुख और समृद्धि दे पाऊं अपने बच्चों को। किसी स्कूल में ऐसा डिस्कस हुआ है क्या? किसी डिग्री कोर्स में ऐसा हुआ है क्या? आपको कैसा बाप होना चाहिए, हमें कैसी माँ होना चाहिए? मगर आजकल वो मौलिकता भी गायब हो रही। शिक्षा का इतना प्रेशर है कि आज पढ़ी लिखी बच्चियों को एक अच्छी माँ कैसे बने उसका कोर्स करना पड़ रहा है। मौलिकता आदमी की बनी रहे। बच्चा, भैंसे का बच्चा, किसी भी जानवर का बच्चा जब होता है, उसको कभी भी जो भी इनहेरेंट पेरेंट्स के अंदर नॉलेज होती है उसके साथ वो अपने बच्चे की मदद करते हैं। या वो बच्चा इमीडिएटली, भैंस के बच्चे को वैसे भी अगर जबरदस्ती पकड़ के भी कोई तालाब में फेंक दे, जबरदस्ती भी, भैंस उसको जाने नहीं देना चाहती, मगर हम भी उसको अगर तालाब में फेंक दें वो डूबता नहीं, क्योंकि इनहेरेंट वो नॉलेज, वो विजडम है नेचुरली। मगर आदमी के बच्चे को कोई फेंक दे तो क्या होता है? डूब जाता है। इसका मतलब वो विजडम आदमी के बच्चे में नहीं है। बाकी किसी को स्कूल और विद्यालयों की जरूरत नहीं है।
सिर्फ आदमी को ही जरूरत है। जितनी प्लांट किंगडम है, बीज से ही उसका पता चल जाता है उसके आचरण का वो क्या बनेगा। नीम के एक दाने से हमें पता चल जाता है नीम बनेगा, इसकी पत्तियां कड़वी होंगे। ऑस्ट्रेलिया में लगा के देख लो, हरियाणा में लगा लो, राजस्थान में हो गए, ज्यादा कद ऊपर नीचे हो जाएगा। लोहा अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, लोहे के स्वभाव पे विश्वास है, तभी तो लेंटर में हमने वो डाला हुआ, हमें पता है उसका कैसे होगा, कितने दिन में डीके करेगा, सीमेंट कितने दिन में डीके होगी, एक बिल्डिंग कितने दिन में खराब हो जाएगी, इंजीनियर को पता लग जाता है। एनिमल किंगडम का पूरा पता हमारे को, हमें अपना नहीं पता। हम सुबह बड़े प्रेम से बात करते हैं बच्चों से और दोपहर में मारपीट होती है, शाम को फिर हम कूल डाउन होते हैं, आधी रात को फिर झगड़ा होता है। तो शिक्षा मदद नहीं कर पाई इस मामले में। सुख और समृद्धि से जीना है, सिर्फ समृद्धि पे सारा ध्यान है शिक्षा का। समृद्धि का मेरा मतलब स्किल पे, मैं वकील बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूं। सारे पेरेंट्स घर में सारी बात होती है, जहां बच्चा पैदा होता है, जिस परिवेश में माँ उसको बोलती है, जिस घर में वो रहता है, उस परिवेश की भाषा ही उसके सोचने की भाषा हो जाती है। और शिक्षा में क्या होता है, आज पूरा का पूरा ध्यान है, जो बच्चा अच्छी अंग्रेजी और फटाफट अंग्रेजी बोलेगा वो हमें चाहिए। और आज भी अगर अध्ययन का ये विषय है कि जितना उन बच्चों को जो हिंदी में प्रवेश में पलते बढ़ते हैं और अंग्रेजी के स्कूलों में जाते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है बच्चों के दिमाग में। बोलना इंग्लिश में होता है, सोचते हिंदी में है, सारा मामला उसमें ट्रांसलेशन में ही एनर्जी लग जाती है।